हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। और बहुत सारे बच्चों का कमेंट है कि सर प्लीज़ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो भी क्वेश्चन बैंक के जो प्रश्न हैं उनको आप समझाइए। सॉल्यूशन तो हमने कर लिया है लेकिन समझ में नहीं आता, इसलिए कोशिश करें समझाइए। तो स्टूडेंट आज भी मैं कुछ ऐसे महत्वपूर्ण रिएक्शन लेकर आया हूँ जिनको आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। क्वेश्चन बैंक के साथ साथ अदर स्टेट के भी जो बच्चे जुड़े हुए हैं, 12th क्लास के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो वो लोग अच्छे से समझें। ओके, तो चलिए देखते हैं। पहला रिएक्शन है विलियमसन अविरल ईथरीकरण। ठीक है, विलियमसन अविरल ईथरीकरण। एक क्वेश्चन भी आता है स्टूडेंट कि विलियमसन की अविरल ईथरीकरण या सतत ईथरीकरण की क्रिया विधि सचित्र वर्णन कीजिए या ईथर बनाने की प्रयोगशाला विधि का वर्णन कीजिए। यदि आप YouTube पे सर्च करेंगे कि ईथर बनाने की प्रयोगशाला विधि शिव कोचिंग क्लासेस, तो बेहतरीन ढंग से आप वहां पर एक वीडियो पाएंगे जिसे आप अच्छे से समझेंगे कि सतत ईथरीकरण क्या है, विलियमसन की अविरल ईथरीकरण विधि क्या है। यहाँ पर केवल रिएक्शन समझाया जाएगा, तो समझिए। विलियमसन अविरल ईथरीकरण, अविरल मतलब यह सतत होता है, यानी जैसे अभिक्रिया संपन्न हुआ, पुनः वही जो उत्प्रेरक है अभिक्रिया में भाग लेता है और लगातार ईथर बनते रहता है। मतलब एक बार अभिक्रिया संपन्न हो जाता है तो लंबे समय तक लगातार अभिक्रिया बनता रहता है, उत्पाद बनता रहता है। जैसे ईथर बनाने की विधि है तो हम एल्कोहल डालते जाएंगे और उधर H2SO4 आपको है ना कुछ मात्रा में डालना है और लगातार वो जो अभिक्रिया है संपन्न होती रहेगी और ईथर बनता रहता है। तो सतत रूप से ईथर बनने के कारण इसे सतत ईथरीकरण की क्रिया विधि कहते हैं या अविरल ईथरीकरण की क्रिया विधि कहते हैं। समझ गए कि हम एक बार मान लीजिए H2SO4 डाल दिए और उस पर जितना फिर हम एल्कोहल की मात्रा डालते जाएंगे उतना ही वो क्या बनाता जाएगा, आपका ईथर बनाता जाएगा। तो अपन क्या करते हैं कि उत्प्रेरक के रूप में यहाँ पर शांत H2SO4 है ना, और आयतन क्या लेते हैं स्टूडेंट, C2H5OH यानी एल्कोहल की मात्रा लेते हैं और लगभग इसको 383 केल्विन है ना, या कि स्टूडेंट 140 डिग्री सेल्सियस 273 होता है लगभग तापमान, कभी कोई निश्चित नहीं, थोड़ा बहुत इधर उधर होता रहता है। ठीक है, तो ये दो पदों में संपन्न होता है। जब एक आयतन हम शांत H2SO4 और दो आयतन C2H5OH को लगभग 140 डिग्री सेल्सियस ताप तक गर्म करते हैं तो निर्जलीकरण की क्रिया विधि द्वारा ये ईथर बनता है या ईथर बनाता है। अब कैसे देखिएगा, दो पद में कैसे होगा। आपने क्या लिया, एल्कोहल लिया। एल्कोहल का सूत्र मान लीजिए एथिल एल्कोहल है तो इसका सूत्र हो गया C2H5OH और आपका H2SO4 मतलब HSO4, H2SO4 तो HSSO4। ठीक है, अब देखिएगा थोड़ा सा, यहां से OH जाएगा और यहां से H जाएगा और आपस में क्रिया करके क्या बनाएगा, H2O बनाएगा। ये लगभग कितने डिग्री सेल्सियस तापमान पर, तो 140 डिग्री सेल्सियस तापमान पर आपने यहाँ पर देख ही लिया, 140 लगभग 140 डिग्री सेल्सियस तापमान पर। तो क्या बनाएगा, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। ये आपके पास C2H5 है तो एथिल है ना, ये OH और H हटी गया है तो HSO4, तो ये इसका नाम क्या है, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। आप लोग लिख लें, साथ में H2O के रूप में बाहर हो गया। ये पहला पद में हुआ। दो पदों में होता है प्यारे भाइयों, एक पद में हो गया। दूसरा पद में क्या होता है कि पुनः आपका ये जो आपका क्या है, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट है, C2H5HSO4 है, पुनः किससे क्रिया करता है, पुनः एल्कोहल से। जैसे आपके पास OH है, HOC2H5। ठीक, तो ये कैसे होता है, थोड़ा सा इससे उच्च टेम्परेचर में, मतलब कहने का मतलब थोड़ा सा अधिक टेम्परेचर पे काम होता है। तो यहाँ से HSO4 और H पुनः H2SO4 बनाएगा तो आपके पास बनेगा C2H5, यहाँ पे है ही है ऑक्सीजन तो ऑक्सीजन C2H5। अब देखो H2SO4 यहाँ पे भाग लिया था और पुनः H2SO4 आपको मिल चुका है, मिल चुका कि नहीं। यहाँ पर H2SO4 क्रिया विधि में भाग लिया था और पुनः H2SO4 फिर से मिल गया और अपन क्या करेंगे, पुनः एल्कोहल डालेंगे और पुनः वो क्या करेगा, ईथर बनाएगा। और यह प्रक्रम लगातार चलता रहता है। तो पहले पद में H2SO4 एल्कोहल के साथ क्रिया करके क्या बनाता है, यहाँ पर एथिल हाइड्रोजन सल्फेट बनाता है और दूसरे पद में ये पुनः एल्कोहल के साथ क्रिया करके ईथर और H2SO4 मुक्त कर देता है। यह निरंतर क्रिया होती रहती है, समझ रहे, H2SO4, इसी कारण से इसे अविरल ईथरीकरण कहते हैं। हालांकि ऐसा नहीं है स्टूडेंट कि इसका भी अपघटन नहीं होता है H2SO4 का, कभी कभी यह अपघटित होकर SO4 में विघटन हो जाता है, लेकिन कुछ समय पश्चात इसे हम तनु करते हैं तो क्रिया मंद होने के कारण इसको H2SO4 की मात्रा अधिक मिला देते हैं तो ये क्रिया चलती रहती है। सिंपल है, इसको आपको ज़्यादा नहीं लिखना है, जितना मैंने यहाँ पे बताया उतना लिखना है।
ठीक है। यदि क्वेश्चन आ जाए केवल समीकरण दीजिए विलियमसन अविरल ईथरीकरण, तो यही आपको अभिक्रिया दे देना है। ओके, तो लगभग 140 डिग्री सेल्सियस तापमान पर होता है। ये थोड़ा सा निम्न तापमान पर होता है, ये थोड़ा सा इसके अपेक्षा उच्च तापमान पर होता है। तो पहले ये एथिल हाइड्रोजन सल्फेट बनाता है, इसके बाद ये एथिल हाइड्रोजन सल्फेट पुनः एथिल अल्कोहल से क्रिया करके डाई एथिल ईथर बनाता है। इसका नाम है, दो ठो है तो डाई हो गया, एथिल समूह है और ओ जुड़ा हुआ है दोनों के साथ तो ईथर हो गया, डाई एथिल ईथर। दूसरा रिएक्शन देना है आपको, केवल अवक्रिया देना है प्रोपेन 1 आल का क्षारीय KMnO4 विलयन द्वारा ऑक्सीकरण से। अब देखिए ऑक्सीकरण मतलब ऑक्सीजन का जुड़ना, प्रोपेन प्रोपेन मेथ एथ प्रोप मतलब 3 कार्बन के साथ है ना, एक 1 आल मतलब 1 नंबर पे OH जुड़ा हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं, आपको मैं सिस्टमेटिक बताऊंगा लिखने, जैसे प्रोपेन कर दिया तो 3 कार्बन आप कर दिए, इसके साथ जोड़ दें OH। अब कार्बन की वैलेंसी होती 4 तो CH3 यहाँ पे जोड़ देंगे, यहाँ पे 2 वैलेंसी ऑलरेडी है तो 2 H2 यहाँ पे H2 जोड़ देंगे, ऐसा हो जाता है। ये प्रोपेन 1 आल हो गया, मतलब 3 कार्बन की एक कार्बनिक श्रृंखला है जिसमें 1 नंबर पे OH जुड़ा हुआ है। तो क्या बन गया स्टूडेंट, अब इसको क्या कराना है, ऑक्सीकरण की क्रिया होनी चाहिए, तो ऑक्सीजन ले लिए हम, यहाँ पे नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। उत्प्रेरक माध्यम KMnO4 ये आपका उत्प्रेरक है, ठीक है, KMnO4 ये आपका क्षारीय माध्यम है। ऑक्सीकरण की क्रिया के फलस्वरूप देखिए ऑक्सीजन यदि जुड़ेगा तो देखिएगा ना सिंपल तरीके से, CH3 है तो CH3 रहने दो, CH2 है तो CH2 रहने दो। अब देखिए इसके साथ क्रिया विधि करेंगे, ऑक्सीकरण मतलब H2 को हटाओ, ऑक्सीजन के साथ H2O है ना, H2 जो ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके क्या बना लेगा, H2O बनाएगा, सिंपल है ना, बनाएगा कि नहीं बनाएगा, हाँ। तो आपके पास बचेगा C और ऑक्सीकरण तो 2 ऑक्सीजन जोड़ दो और H हो गया और H2O के रूप में बाहर निकल गया। तो ये सिंपल हो गया, केवल अब क्रिया देना था। प्रोपेन 1 आल का क्षारीय KMnO4 के माध्यम में, ये जो आपका विलयन है क्षारीय माध्यम है ना, तो स्टूडेंट ये ऑक्सीकरण की क्रिया के फलस्वरूप आपका क्या बना लिया, ये कार्बोक्सिलिक अम्ल बना लिया, जैसे मेथ एथ प्रोप, तो प्रोपेनोइक अम्ल हो गया, ये प्रोपेनोइक अम्ल हो गया, ठीक है। केवल अवक्रिया देने के लिए बोला था तो आपको इतना अवक्रिया दे देना है, ठीक है। तो ये हो गया आपका प्रोपेन 1 आल ऑक्सीकरण। अब जितना ऑक्सीजन जोड़ा हमने, 2 ऑक्सीजन जोड़ा ना, तो 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, एक ऑक्सीजन यहाँ ऑलरेडी H2O के रूप में बाहर हो गया था, ठीक है, एक ऑक्सीजन यहाँ H2 यहाँ, तो H2O बाहर और 2 ऑक्सीजन जुड़ गए हैं, इसलिए 2 ऑक्सीजन हमने ले लिया। ऑक्सीकरण में लिमिट नहीं होता कि जितना हाइड्रोजन चाहिए, सॉरी जितना आपको ऑक्सीजन चाहिए उतना आप ले सकते हैं, यहाँ बस दर्शा दो कि भाई यहाँ ऑक्सीकरण हो रहा है, आप लिख भी दोगे नीचे ना ऑक्सीकरण हो रहा है, तो जरूरी नहीं कि आप ऑक्सीजन लिखो ही। इसी तरह जैसे हाइड्रोजनीकरण होता है, अपचयन होता है, अपचयन में हाइड्रोजन जुड़ता है तो आप H लिख दो या कि अपचयन लिख दो, आपको ये नहीं कहना पड़ेगा कि इतने हाइड्रोजन जोड़ना पड़ेगा, ठीक है, ऑलरेडी वहां पे हाइड्रोजन जुड़ रहा है इतना पता होता है। ओके, इस सब क्रिया को कराएं फिनाल के साथ CH2 और Br2 में क्रिया, फिनाल के साथ। फिनाल क्या होता है, चलो एक बेंजीन रिंग होता है सिंपल, और बेंजीन रिंग में आपके पास जुड़ा हो यदि OH तो ये बन जाता है फिनाल, क्या बन जाता है, फिनाल बन गया। इसकी क्रिया Br2 से कराना है, Br2 से, CH2 आपका हो गया उत्प्रेरक के रूप में, तो क्या बनाता है आर्थोब्रोमोफिनाल और पैराब्रोमोफिनाल। ये तो सिंपल है, जैसे आपके पास OH है, ये फिनाल है और ये भी फिनाल है ना, तो कुछ मात्रा में आर्थो के जगह में जुड़ जाता है और कुछ मात्रा में पैरा के जगह में जुड़ जाता है। साथ में यहाँ से हाइड्रोजन निकला होगा भैया, तो क्या बनाएगा, जो आपका H2O बनाएगा, सॉरी H2O नहीं बनाएगा, Br के साथ क्रिया करके HBr बनाएगा, ठीक है, एक HBr। तो ये हो गया आर्थोब्रोमोफिनाल और पैराब्रोमोफिनाल। ये तो सिंपल है यार, फिनाल के साथ CH2 एवं Br2 में क्रिया करा रहे हैं, तो आपका ये था फिनाल, ठीक है, ये आपका आर्थोब्रोमोफिनाल। देखिए मेन यहाँ पे प्रधान यहाँ पे कार्बन हो गया, मुख्य कार्बन हो गया, इसके साथ ही आर्थो कहलाएगा, ये मीटा कहलाएगा, ये पैरा कहलाएगा। तो आर्थो पे जुड़ा हुआ है तो आर्थोब्रोमोफिनाल और ये पैरा पे जुड़ा है तो पैराब्रोमोफिनाल। अब ये कहोगे सर आप कैसे जान गए भैया यहाँ यहीं पे जुड़ेगा, ध्यान रखिए कुछ ये चीज़ें याद करना पड़ता है, ये आप प्रैक्टिकल के तौर पे जानेंगे, गंध रंग है ना, सूंघ करके पहचान करके इसकी अवक्रियाओं को देखकर प्रयोगशाला में पहचान करना पड़ता है। यहाँ पर ये कोई क्लियर नहीं कह सकता भैया कि यहीं पे क्यों जुड़ा हुआ है, तो ये प्रयोगशाला के आधार पर हम निर्धारित करते हैं कि आर्थो पे जुड़ रहा है कि
ब्रोमो पे जुड़ रहा है, किस प्रकार की गंध आ रही, सुगंध आती है, प्रयोगशाला पर निर्धारित होता है। लेकिन यहाँ पर दी फिनाल की क्रिया Br2 से कराते हैं तो अर्थोब्रोमोफिनाल और पैराब्रोमोफिनाल प्राप्त होता है। अगला रिएक्शन है आपके लिए फिनाल की क्रिया तनु नाइट्रिक अम्ल से। देखिए, जिसकी भी क्रिया नाइट्रिक अम्ल से या नाइट्रस अम्ल से कराते हैं तो वो नाइट्रीकरण कहलाता है। ध्यान रखिएगा, जब भी कोई भी अभिकारक नाइट्रिक अम्ल से क्रिया करता है तो वो नाइट्रीकरण, और नाइट्रीकरण में नाइट्रो समूह ही मिलता है और नाइट्रो समूह जुड़ता है। फिनाल से क्रिया कराएंगे चाहे अल्कोहल से क्रिया कराएंगे तो नाइट्रो समूह होता है NO2। ठीक है ना, चीजें समझ रहे हैं। तो फिनाल की क्रिया अपन करा रहे हैं प्यारे भाइयों, किससे? तो फिनाल की क्रिया हो रही है नाइट्रिक अम्ल से। फिनाल का सूत्र तो आपको पता ही है, ये आपका बेंजीन रिंग है और बेंजीन रिंग के साथ जोड़ दें OH तो ये बन जाता है फिनाल। ठीक है, इसकी क्रिया नाइट्रिक अम्ल, अच्छा नाइट्रिक HNO3 होता है, HNO3 होता है। ठीक है, तो एक आपको यहां पर कह दिया जाए कि मान लीजिए NO2 और एक हट गया तो HO, ऐसा कर दो, है ना, ऐसा कर सकते हो ना, या कि आप ऐसा ही कर दो भैया HNO3, कंफ्यूज मत होना, दो में से किसी को लिख सकते हो, ये तो सुविधा के लिए मैं कर रहा हूं। नाइट्रीकरण हो रहा है तो क्या बनाएगा उत्पाद, देखिएगा सेम जैसे अभी आप रिएक्शन देखे थे कि एक अर्थों के समूह में जुड़ता है, जैसे ये हो गया आपका OH, ठीक, ये हो गया, ये भी हो गया OH, ये भी फिनाल, ये भी फिनाल, तो एक यहां पे जुड़ जाता है NO2 अर्थो और यहां पे पैरा, यानी अर्थो नाइट्रोफिनाल बनाता है और पैरा नाइट्रोफिनाल बनाता है। अब यहां पे OH है, एक H यहां से क्रिया करके H2O के रूप में बाहर हो जाएगा। तो यहां पर यदि आप थोड़ा सा लिखना चाहते हैं हिंदी तो लिख सकते हैं कि जब अपन फिनाल की क्रिया नाइट्रिक अम्ल से क्रिया कराते हैं या फिनाल की क्रिया नाइट्रिक अम्ल से कराते हैं तो अर्थोनाइट्रोफिनाल और कुछ मात्रा में पैरानाइट्रोफिनाल बनता है। यह अपक्रिया नाइट्रीकरण की क्रिया कहलाती है। कुछ चीजें आप अपने से लिख सकते हो प्यारे भाइयों, बहुत सिंपल है यार, कुछ भी नहीं है। फिर से समझें, जब हम फिनाल की क्रिया नाइट्रिक अम्ल HNO3 है, ये HNO3 आप दो में से किसी एक को लिख सकते हैं। जब हम फिनाल की क्रिया नाइट्रिक अम्ल से क्रिया कराते हैं तो अर्थो एवं पैरानाइट्रोफिनाल बनता है। यह अवक्रिया नाइट्रीकरण अवक्रिया कहलाती है। सिंपल है, ठीक है स्टूडेंट। नाइट्रीकरण की क्रिया क्या है, नाइट्रीकरण में HNO3 का क्रिया होना कंपलसरी है और नाइट्रो समूह भी जुड़ता है। लगभग 90 रिएक्शन, मतलब 90% रिएक्शन होते हैं नाइट्रीकरण में कि NO2 ही जुड़ेगा। सिंपल है, ओके। तो आज सर उम्मीद करता हूं कि आज के सभी रिएक्शन आप समझ गए होंगे। बहुत बच्चों का डिमांड था कि प्लीज सर आप समझाइए, तो और भी ऐसे वीडियो मैं ला दूंगा। और जो क्वेश्चन बैंक सोल्यूशन MP बोर्ड के बच्चे जो क्वेश्चन बैंक का सोल्यूशन कर रहे हैं तो लगभग आज सर उम्मीद है कि वो लोग कर ही रहे होंगे। जितना भी हो सकता है मैं आप लोगों को प्रोवाइड कराऊंगा, ओके। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।